हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये संभावित प्रश्न है और इसके अंतर्गत सभी यूनिटों को कवर किया गया है। सो फ्रेंड्स, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉक ने किस सिद्धांत को अस्थिर किया? तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉक ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अस्थिर किया। सेकेंड क्वेश्चन है, लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार क्या है? तो लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार है व्यक्ति। अगला प्रश्न हमारा है, सकारात्मक उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो सकारात्मक उदारवाद के संबंध में जो असत्य कथन है वह है, सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यह सकारात्मक उदारवाद के संबंध में असत्य कथन है। बाकी सकारात्मक उदारवादी राज्य के कार्यों में कटौती नहीं चाहते। सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं और सकारात्मक उदारवादी जो है वह राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। देखिए, कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है? कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है? तो समकालीन उदारवाद सिद्धांत जो है वह स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है। जो सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व तो मानते हैं, उन्हें किस नाम की संज्ञा दी जाती है? उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? जो सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व तो मानते हैं, उन्हें संज्ञा दी जाती है समतावाद की। अगला हमारा जो प्रश्न है, मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं में सम्मिलित नहीं किया है। मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं में सम्मिलित नहीं किया है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन डी, व्यक्तित्ववाद की भावना का अभाव। यह सम्मिलित नहीं है मैकफर्सन के सृजनात्मक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं के रूप में। बाकी जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अभाव, श्रम के प्रयोग के साधनों तक पहुंच का अभाव और दूसरे के अतिक्रमण से संरक्षण का अभाव, यह सृजनात्मक स्वतंत्रता की मार्ग की बाधाओं में सम्मिलित है। अगला है, अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप में है। अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप में है। तो अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप में बौद्धिक है। तर्क एवं विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित सिद्धांत है अनुदारवाद। तर्क एवं विचारात्मक निष्कर्ष पर आधारित सिद्धांत है अनुदारवाद। अगला हमारा प्रश्न है कि तर्क एवं देखिए, अनुदारवादी सिद्धांत के अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रमुख विधि कौन सी है? अनुदारवादी सिद्धांत के अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रमुख विधि है ऐतिहासिक और विवरणात्मक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऐतिहासिक और विवरणात्मक जो है वह अनुदारवादी सिद्धांत के अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रमुख विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय नहीं है। तो अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय नहीं है समाज। बाकी राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं यह अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई? स्वतंत्रता की परंपराएं दी गई हैं मिलर द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान है। गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान है मैकियावेली, रूसो और हन्ना आरेंट, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में दृष्टिगोचर होता है? तो लॉक। ऑप्शन ए होता है लॉक। लॉक के लेखों में
नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है कि लॉक ने किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है। लॉक ने किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है। तो व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है। तो लॉक ने व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति को क्या माना है, तो स्वतंत्रता का मानक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया। स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया, तो एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में स्वीकार किया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा है। स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद कहा है एडम स्मिथ ने। बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया। बेंथम ने स्वतंत्रता को सुख प्राप्ति के अर्थ में स्वीकार किया। बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना है। बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को उदारवाद का पर्याय माना है। हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया। हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया, तो हेयक ने राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति रूपी स्वतंत्रता यानी इन तीनों के आधार पर विश्लेषण किया है स्वतंत्रता का। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस विद्वान ने किया है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर नॉजिक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो कन्फ्यूशियस के संबंध में जो गलत कथन है वह है ऑप्शन बी, यानी कन्फ्यूशियस ने विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बल दिया, यह गलत है। बाकी देखिए, कन्फ्यूशियस के जन्म के समय चीन में झोऊ राजवंश स्थापित था। वे लू राज्य में एक शहर के शासनकर्ता बने और कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक नहीं बल्कि एक सुधारक थे। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को क्या संदेश दिया। तो कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। अगला है, कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक नहीं वरन एक सुधारक थे। कन्फ्यूशियस किस तत्व पर अधिक बल देते हैं। तो कन्फ्यूशियस सदाचार पर अधिक बल देते हैं। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों का चीनी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों का चीनी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चीनी समाज में स्थिरता आ गई। ऑप्शन डी। लू राज्य का इतिवृत्ति किसे कहा जाता है। तो लू राज्य का इतिवृत्ति कहा जाता है स्प्रिंग एंड ऑटम, बसंत और पतझड़। ऑप्शन ए। कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक सही अर्थों में शासक और मंत्री सही अर्थों में मंत्री हो। ऑप्शन ए। कन्फ्यूशियस का नामों में सुधार से क्या आशय है। तो कन्फ्यूशियस का नामों में सुधार से आशय है जो जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो वह उसके कर्तव्यों का पालन करे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस किस प्रकार की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता था। कन्फ्यूशियस किस प्रकार की शक्ति में पूर्ण विश्वास करता था। तो ऑप्शन सी सही होता है हमारा, उदाहरण और आदर्श की शक्ति का। उदाहरण और आदर्श की शक्ति में कन्फ्यूशियस पूर्ण विश्वास करते थे। कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित कन्फ्यूशियसवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कुंगफुत्सीवाद। कुंगफुत्सीवाद के नाम से जाना जाता है कन्फ्यूशियसवाद का जो अन्य नाम है वह है कुंगफुत्सीवाद। अगला हमारा प्रश्न है कि हॉब्स के भौतिकवाद की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो हॉब्स के भौतिकवाद की विशेषता नहीं है पदार्थों की सरल गति एक सरल गति का रूप धारण कर लेती है। तो यह विशेषता नहीं है हॉब्स के भौतिकवाद की। ऑप्शन बी। बाकी देखिए, जो भौतिकवाद की विशेषता है वह है सृष्टि का मूल तत्व कण है जो स्वयं में गतिशील भी है। व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है और प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है। तो हॉब्स के भौतिकवाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो पदार्थों की सरल गति एक सरल गति का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है कि हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत किसकी सहायता से व्यक्ति को मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया।
तो भौतिक मनोविज्ञान की सहायता से हॉब्स ने व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण किया है, भौतिक मनोविज्ञान की सहायता से। अगला है कि हॉब्स का मूल मंत्र है, हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो। हॉब्स का मूल मंत्र क्या है? तो हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो। अगला प्रश्न है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या सही है? तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जो सही है वह है ऑप्शन सी। प्राकृतिक अवस्था मानवों के बीच अस्थायी तनाव, संघर्ष एवं युद्ध की स्थिति थी। ऑप्शन सी है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था। नेक्स्ट है कि हॉब्स की कानूनी प्रभुसत्ता के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो हॉब्स के कानूनी प्रभुसत्ता के संबंध में व्यक्ति को राजा के आदेश न मानने का अधिकार प्राप्त है, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी। देखिए, हॉब्स की कानून जो प्रभुसत्ता है उसके अकॉर्डिंग जो हॉब्स कहते हैं कि हॉब्स की जो प्रभुसत्ता को सर्वोच्च, अदेय और अविभाज्य माना है। हॉब्स ने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च, अदेय और अविभाज्य माना है, राजा के आदेश को कानून माना है और व्यक्ति को केवल राज द्वारा प्रदान अधिकार ही प्राप्त होते हैं। हॉब्स ने किसके माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है? तो हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है। हॉब्स ने व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो गलत कथन का चयन हमें करना है। तो देखिए, हॉब्स ने व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन सी। व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए ही है, व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए ही है, यह सत्य नहीं है। बाकी देखिए, हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों से संबंधित है। हॉब्स के चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। हॉब्स का समस्त राज्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए ही है और हॉब्स की दृष्टि में मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है? राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है, यह कथन है वेबर का। ऑप्शन डी। हॉब्स के राज्य का उद्देश्य है, तो हॉब्स के राज्य का उद्देश्य है भौतिक एवं यथार्थवाद। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हॉब्स ने किस प्रकार की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया है? तो हॉब्स ने स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन डी। हॉब्स ने अंतःकरण संबंधी स्वतंत्रता, विकास संबंधी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया है। बाकी जो स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता है इसे हॉब्स ने स्वीकार नहीं किया है। ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रम संघवाद के संबंध में क्या सत्य नहीं है? श्रम संघवाद के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो श्रम संघवाद के संबंध में इसने उत्पादनकर्ता को तटस्थ माना, यह सत्य नहीं है। बाकी श्रम संघवाद के संबंध में जो सत्य है, समाज में परिवर्तन का तरीका आम हड़ताल बताया, इसने राज्य संस्था के उन्मूलन का प्रचार किया और साम्यवाद के लक्ष्य को नकारते हुए गति पर बल दिया। जो सत्य नहीं है श्रम संघवाद से वह है इसने उत्पादनकर्ता को तटस्थ माना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? तो मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का जो मूल आधार है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन ए। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार किस विद्वान से ग्रहण किया है? तो मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व किसे मानता है? तो मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व मानता है जड़ को। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है, यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं और यह प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। तो यह विशेषताएं हैं। बाकी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है वह है वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है, यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है। अगला है, द्वंद्वात्मक विकास का नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वंद्वात्मक विकास का जो नियम है वह है निषेध का निषेध नियम।
पूंजीवाद अर्थात अर्थव्यवस्था का आधार मार्क्स किसे मानता है? तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का आधार मार्क्स मानते हैं शोषण को। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने स्पष्ट किया कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं? तो अतिरिक्त मूल सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि जो पूंजीपति है वह श्रमिकों को शोषण करते हैं। अगला है कि अतिरिक्त मूल सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो अतिरिक्त मूल का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल का सिद्धांत दिया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मार्क्स किन दो वर्गों के बीच संघर्ष की संकल्पना करते हैं? तो जो मार्क्स हैं वह मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय दो वर्गों के बीच संघर्ष की कल्पना करते हैं, ऑप्शन हमारा सही होगा डी, मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय। अगला हमारा प्रश्न है कि धर्म के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो धर्म के संबंध में जो असत्य कथन है वह है, धार्मिक शास्त्रों में केवल सामाजिक विषयों पर विचार किया गया है। तो यह कथन गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बाकी देखिए, जो धर्म के संबंध में जो सत्य कथन है वह है, धर्म की प्रधानता के कारण भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्रों की रचना हुई। धर्म एक अभिव्यक्ति है। धर्म व्यवहार के वे नियम है जिन्हें व्यक्ति धारण करता है। अगला प्रश्न है कि आरण्यकों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो आरण्यकों की जो विशेषता है वह है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि आरण्यक ऐसे ग्रंथ है जो वन में पढ़े जा सके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद को वेदांग किस कारण से कहा जाता है? उपनिषद को वेदांग किस कारण से कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांग कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद नहीं है? तो इनमें से कौन से उपनिषद नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा होगा, तलवार, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयी जो है यह उपनिषद नहीं है। बाकी देखिए, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय, ईशावास्य, श्वेताश्वर, छंदोग्य, ये सभी जो हैं यह उपनिषदों में आते हैं। लेकिन जो तलवाकार, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयी है यह उपनिषदों के श्रृंखला में नहीं आता, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन, ऑप्शन डी, उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। अगला हमारा प्रश्न है, उपनिषदों की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो उपनिषदों की जो विशेषताएं नहीं है वह है, उपनिषद वैदिक साहित्य का प्रारंभिक भाग है, यह विशेषताएं नहीं है उपनिषदों की, ऑप्शन सी। बाकी देखिए, उपनिषदों की जो विशेषताएं हैं वह है, उपनिषदों में किसी एक सिद्धांत की व्याख्या या पुष्टि नहीं की गई है। उपनिषद के विचार एक टूटी हुई माला के छिटके हुए दानों के समान है और उपनिषदों में जीव जगत, ईश्वर, कर्म और ज्ञान आदि विषयों का व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि द्वैतवाद ही उपनिषदों की शिक्षा है? द्वैतवाद ही उपनिषदों की शिक्षा है, यह कहा है माधवाचार्य ने। उपनिषदों के आधार पर शुद्धाद्वैतवाद की नींव किसने रखी? उपनिषदों के आधार पर शुद्धाद्वैतवाद की नींव रखी है वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की अद्वैतवादी व्याख्या किसने की? तो उपनिषदों की अद्वैतवादी व्याख्या की है शंकराचार्य ने। और अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य शास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा ने मनु को प्राप्त है? ब्रह्मा से मनु को प्राप्त है राज्य शास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान। तो यह कहते हैं कौटिल्य। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य शास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा से मनु को प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा है कि पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन बी। वे स्त्रियों को पुरुषों से उच्च स्थिति प्रदान करने के पक्षधर थी। वे स्त्रियों को पुरुषों से उच्च स्थिति प्रदान करने की पक्षधर थी, यह बात पंडिता रमाबाई के संबंध में गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होता है। देखिए, पंडिता रमाबाई ने भारत में महिला मुक्ति के लिए आंदोलन को मजबूत नींव रखी है। उन्होंने आर्य महिला समाज के नाम से पहला महिला संगठन बनाया और वे महिलाओं को शिक्षित करना चाहती थी। तो जो पंडिता रमाबाई के संबंध में गलत कथन है
वह है कि वह स्त्रियों को पुरुषों से उच्च स्थिति प्रदान करने की पक्षधर थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा किसने दी? रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा दी है प्रोफेसर टोनी ने। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रोफेसर टोनी ने रमाबाई को शिक्षा की देवी सरस्वती की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि रमाबाई की समाज सुधारक कार्रवाई से खुश होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें कौन सी उपाधि दी? तो रमाबाई की समाज सुधारक कार्रवाई से खुश होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म में स्त्री की दुर्दशा पर पंडिता रमाबाई के विचार उनकी किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो हिंदू धर्म में स्त्री की दुर्दशा पर पंडिता रमाबाई के विचार जो हैं वह उनकी पुस्तक जो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में संग्रहित है। अगला प्रश्न हमारा है कि तिलक के स्वराज की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तिलक के स्वराज की अवधारणा के संबंध में स्वराज से आशय है कि देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की स्थिति। ऑप्शन ए हमारा सही है। तिलक से संबंधित जो स्वराज की अवधारणा है उससे संबंधित जो सत्य कथन है वह है कि स्वराज से आशय है देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की स्थिति। अगला प्रश्न है कि तिलक की राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या है? तो तिलक के राष्ट्रवाद का स्वरूप है पुनरुत्थानवादी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है कि तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन किस धारणा पर केंद्रित था? तो तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य की धारणा पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि तिलक के उद्देश्यों का सार था स्वराज्य बम अथवा बम। यह कथन है ब्रेनसन का कथन है कि तिलक के उद्देश्यों का सार है स्वराज अथवा बम। नेक्स्ट है विवेकानंद के दर्शन का शुद्ध दार्शनिक अंग कौन सा है? विवेकानंद के दर्शन का शुद्ध दार्शनिक अंग है तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। प्रथा एवं परंपरा विवेकानंद के दर्शन का शुद्ध दार्शनिक अंग है। प्रथा एवं देखिए नहीं पूछा गया है तो विवेकानंद के दर्शन का शुद्ध दार्शनिक अंग नहीं है प्रथा एवं परंपरा। ऑप्शन सी। और देखिए विवेकानंद के दर्शन का शुद्ध दार्शनिक अंग है ज्ञान योग, पतंजलि सूत्रों पर भाष्य और वेदांत दर्शन पर भारत एवं पश्चिम में दिए गए उनके भाषण। अगला प्रश्न है विवेकानंद के वेदांत दर्शन का स्तंभ कौन सा नहीं है? विवेकानंद के वेदांत का दर्शन कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए। ईश्वर का रूप केवल सगुण है। यह विवेकानंद के वेदांत दर्शन का स्तंभ नहीं है। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सरकार की क्रियाविधियों को और राज्य की संस्थाओं की प्रक्रियाओं को। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि जीके रॉबर्ट्स ने किसके मध्य भेद स्वीकार किया है? तो जीके रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के मध्य भेद स्वीकार किया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के अध्ययन को स्वीकार किया है? तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के अध्ययन को स्वीकार किया है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। रॉबर्ट्स ने। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्र वाला अनुशासन है। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार की अपेक्षा के अधिक व्यापक क्षेत्र वाला अनुशासन है। ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न सरकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न सरकारों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का तुलनात्मक विश्लेषण है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी फ्रीमैन। अगला हमारा प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक वर्टिकल धारणा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की सरकारों के राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
नेक्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज अवधारणा का समर्थन किया है। तो तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज अवधारणा का समर्थन किया है ब्लोंडेल ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ब्लोंडेल ने तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज अवधारणा का समर्थन किया है। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति की संस्थागत उपागम के अंतर्गत किसके अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के अंतर्गत किसके अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के समर्थक हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के समर्थक है फाइनर, ब्राइस और अरस्तु, ये तीनों। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। ये सभी जो हैं वह तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के समर्थक हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उपनिवेशवाद की नीति कैसी है। उपनिवेशवाद की नीति नए उपनिवेशों को प्राप्त करना। उपनिवेशवाद की नीति है नए उपनिवेशों को प्राप्त करना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशिक क्षेत्र किसके द्वारा शासित होता है। उपनिवेशिक क्षेत्र विदेशी राज्य द्वारा शासित होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उपनिवेशिक क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार से संबंधित चयन करें। तो उपनिवेशिक क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार जो है उसमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। ऑप्शन सी। उपनिवेशिक क्षेत्र के नागरिकों के अधिकारों में राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वह प्राप्त नहीं होते। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद अपने श्रेष्ठ स्वरूप में क्या है। तो उपनिवेशवाद अपने श्रेष्ठ स्वरूप में राष्ट्रीयता का प्रसार है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद के सफल होने का क्या मापदंड है। तो उपनिवेशवाद के सफल होने का मापदंड है विदेशी राज्य के मूल्यों को स्थापित होना। ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्गेन्स्की ने उपनिवेशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया। तो आर्गेन्स्की ने उपनिवेशों का वर्गीकरण किया है बिंदु उपनिवेश और क्षेत्रीय उपनिवेश के रूप में, यानी ए और बी दोनों। आर्गेन्स्की ने उपनिवेशों का वर्गीकरण किया है बिंदु उपनिवेश और क्षेत्रीय उपनिवेश के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सी होगा। ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिंदु उपनिवेश के उदाहरण है। निम्न में से कौन बिंदु हैं जो उपनिवेश के उदाहरण हैं। तो उपनिवेश के उदाहरण हैं ये तीनों, सिंगापुर, पनामा नहर और हांगकांग जो हैं, ये तीनों जो है वो उपनिवेश के उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय उपनिवेश का रूप क्या है। क्षेत्रीय उपनिवेश का स्वरूप है बस्ती उपनिवेश और शोषण क्षेत्र उपनिवेश। ऑप्शन सी हमारा सी होगा। ए और बी दोनों। क्षेत्रीय उपनिवेश का रूप है बस्ती उपनिवेश और शोषण क्षेत्र उपनिवेश। ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है किस प्रकार से उपनिवेश शोषित राज्य के लिए लाभकारी हैं। किस प्रकार से उपनिवेश शोषित राज्य के लिए क्या है, तो लाभकारी हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, यानी उपनिवेशी शोषित राज्य के लिए लाभकारी है कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, सस्ते माल की प्राप्ति के लिए और सैनिक अड्डों के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सी होगा। अगला है नवोपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति कब हुई। तो नवोपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नवोपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला हमारा प्रश्न है कि नवोपनिवेशवाद में राज्य किस प्रकार महाशक्तियों से जुड़े होते हैं। तो नवोपनिवेशवाद में जो राज्य हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से महाशक्तियों से जुड़े होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति हुई यूरोप से। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति किन राज्यों के उदय का उत्पादन है। तो राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति राज्यों के उदय का उत्पादन है। राष्ट्र राज्यों के उदय का उत्पादन है राष्ट्रवाद शब्द। अगला हमारा प्रश्न है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने अफ्रीका तथा एशिया में किस स्वरूप को धारण किया। 18वीं व 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने अफ्रीका तथा एशिया में साम्राज्यवाद स्वरूप को धारण किया। शुरुआती वर्षों में राष्ट्रवाद अपने अंदर किन शब्दों को समाहित किए हुए था। शुरुआती वर्षों में राष्ट्रवाद
अपने अंदर प्रजातंत्र, संवैधानिकतावाद और नागरिक स्वतंत्रता, इन तीनों को समाहित किए हुए था। राष्ट्रवाद जो है शुरुआती में प्रजातंत्र, संवैधानिकवाद और नागरिक स्वतंत्रता, इन तीनों को अपने अंदर समाहित किए हुए था। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद शब्द ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा स्वरूप धारण किया? तो राष्ट्रवाद शब्द ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फासीवाद का रूप या स्वरूप धारण किया। राष्ट्रवाद शब्द ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फासीवाद का स्वरूप धारण किया। अगला हमारा प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसके संयुक्त प्रभाव से हुआ? यूरोप में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसके संयुक्त प्रभाव से हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, यानी राष्ट्र राज्य का निर्माण के संयुक्त प्रभाव से हुआ था। वह था धर्म सुधार के पुनर्जागरण और व्यापारिक क्रांति के संयुक्त प्रभाव से राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था यूरोप में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्र राज्यों के निर्माण में राजतंत्रों ने किस प्रकार सहयोग दिया? राष्ट्र राज्यों के निर्माण में राजतंत्रों ने किस प्रकार सहयोग दिया? तो जो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन डी, यानी समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति, इन सभी रूपों में राजतंत्रों ने सहयोग दिया था राष्ट्र राज्य के निर्माण में। समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति, इन तीनों के रूप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण में राजतंत्रों ने सहयोग दिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र राज्य के निर्माण का समर्थन किसने किया था? राष्ट्र राज्य के निर्माण का समर्थन किया था राष्ट्रीयता ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले राष्ट्रीयता का क्या आधार था? तो सबसे पहले राष्ट्रीयता का आधार था धर्म। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयता की शुरुआत सबसे पहले किस देश द्वारा की गई? तो राष्ट्रीयता की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड द्वारा दी गई। सबसे पहले इंग्लैंड द्वारा की गई। अगला प्रश्न है फ्रांस में किसने शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्यों की स्थापना की? तो फ्रांस में हेनरी सप्तम और फिलिप द्वितीय ने, हेनरी सप्तम और फिलिप्स द्वितीय ने शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्यों की स्थापना की। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में किस राज्य की क्रांति ने राष्ट्र राज्य के उदय विकास को एक नई दिशा दी? राष्ट्र राज्य के उदय के विकास को एक नई दिशा दी 18वीं शताब्दी में किस राज्य की क्रांति ने? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, फ्रांस की क्रांति ने। ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति ने 18वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य के उदय के विकास को नई दिशा दी। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्रांस के राष्ट्रवाद को किसने शिखर पर पहुंचाया? तो फ्रांस के राष्ट्रवाद को शिखर तक पहुंचाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय कीर्ति और समानता विरासतों का उन्मूलन, ये सभी सम्मिलित है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द के द्वारा हुई है? तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द द्वारा हुई है। लोकतंत्र के लिए यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन? तो यह है अब्राहम लिंकन, इनके द्वारा। लोकतंत्र प्रणाली किसके साथ निकटता प्रदर्शित करती है? लोकतंत्र प्रणाली जो है, लोकतंत्री प्रणाली, वह उदारवाद के साथ निकटता प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र की शासन प्रणाली कितने दलीय होती है? तो लोकतंत्र की शासन प्रणाली बहुदलीय होती है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार होता है? लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए, प्रकट रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्थिति कैसी होती है? तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्थिति शासन से स्वतंत्र होती है। शासन से स्वतंत्र होती है न्यायपालिका की स्थिति लोकतंत्र में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की स्थापना किस ध्येय के साथ हुई? लोकतंत्र की स्थापना किस ध्येय के साथ हुई? तो देखिए, लोकतंत्र की स्थापना सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निरंकुश सत्ता को रोकने के लिए और सर्वसाधारण का अंकुश और सार्थक नियंत्रण के लिए की गई। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना की गई। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र में
विचारशील व्यक्ति किस प्रकार के प्रशासन की कामना करता है? लोकतंत्र में विचारशील व्यक्ति किस प्रकार की प्रशासन की कामना करता है? तो देखिए, लोकतंत्र में जो विचारशील व्यक्ति है वह कुशल प्रशासन और संवेदनशील प्रशासन दोनों प्रकार के प्रशासन की कामना करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा होगा, ए और बी दोनों। अगला है, लोकतंत्र में जनसाधारण किस प्रकार सहयोग नहीं करता है? लोकतंत्र में जनसाधारण किस प्रकार सहयोग नहीं करता है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, प्रशासन में उपस्थित होकर। प्रशासन में उपस्थित होकर लोकतंत्र में जनसाधारण सहयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में जन शिक्षा का क्या योगदान है? लोकतंत्र में जन शिक्षा का क्या योगदान है? तो देखिए, लोकतंत्र में जन शिक्षा शासन में जनता की रुचि को जगाना, स्वस्थ राज्य जानने के लिए और राष्ट्र की समस्याओं पर विवाद के लिए, इन तीनों का लोकतंत्र में जो शिक्षा का योगदान है, यह तीनों है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। लोकतंत्र में जन शिक्षा का योगदान है जनता में शासन के प्रति रुचि लाना, स्वस्थ राय के जानने के लिए और राष्ट्रीय समस्याओं पर विवाद के लिए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र में परस्पर सद्भावना व्यक्ति में किस प्रकार समाहित होती है? लोकतंत्र में परस्पर सद्भावना व्यक्ति में किस प्रकार समाहित होती है? तो आत्मनिर्भरता के साथ और आत्मप्रेरणा के साथ। आत्मप्रेरणा और आत्मनिर्भरता के साथ लोकतंत्र में परस्पर सद्भावना जो है वह व्यक्ति में समाहित होती है। ऑप्शन सी हमारा सी होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि जूरी व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो कि गलत है, यानी सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। जूरी प्रथा में 4 व्यक्ति होते हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। संविधान जो है वह राज्य के कार्यों तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है, यह कथन है अरस्तू का। संविधान देश की राजनीतिक संस्थाओं का ब्यौरा है। संविधान देश की राजनीतिक संस्थाओं का ब्यौरा है, यह कथन है फाइनर का। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के ढांचे को उसका शासन विधान कहा जाता है। किसी राज्य के ढांचे को उसका शासन विधान कहा जाता है, यह कथन है लीकॉक का। और जो लीकॉक है यह राजनीति को सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान देना चाहिए होगा किस पे? तो व्यक्तियों पर। यह कथन है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन का कथन है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्तियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यह कथन है अमर्त्य सेन का। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर कहते हैं माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ की पुस्तक है, इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक है एडम स्मिथ की। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ के अनुसार विकास निम्न में से किसका संगठन प्रतिफल है? एडम स्मिथ के अनुसार जो विकास है वह किसके संगठन का प्रतिफल है? तो एडम स्मिथ के अनुसार जो विकास है वह भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों के संगठन का प्रतिफल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मिथ के अनुसार विकास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम विकास होता है। एडम स्मिथ के अनुसार विकास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम विकास होता है तो कृषि का। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। स्मिथ के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जो सर्वप्रथम विकास होता है वह होता है कृषि का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, यह पुस्तक है रिकार्डो की। रिकार्डो की पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ
पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह पुस्तक है माल्थस की। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पुस्तक है माल्थस की। अगला प्रश्न है कि उदारवादी अर्थशास्त्री निम्न में से किस में विश्वास रखते हैं? जो उदारवादी अर्थशास्त्री हैं वह निम्न में से किस पे विश्वास रखते हैं? तो हमारा ऑप्शन इसमें से होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उदारवादी अर्थशास्त्री हैं वह विश्वास रखते हैं मुक्त व्यापार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपने आप चलने वाली अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विकास को आर्थिक उन्नति और समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन परिभाषित करते हैं? विकास को आर्थिक उन्नति और समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन है जो परिभाषित करते हैं? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर एमर्सन, लिप्सेट और कोलमैन, ये तीनों जो हैं वह विकास को आर्थिक उन्नति और समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करते हैं। इस पर एमर्सन, कोलमैन, लिप्सेट। ऑप्शन डी हमारा सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका तात्पर्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, निजी और सार्वजनिक दोनों भी क्षेत्रों की अवस्थिति को मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न है कि राजनीतिक शासक की मूल अवधारणा निम्न में से कौन है? राजनीतिक शासक की मूल अवधारणा निम्न में से कौन है? तो देखिए, जो राजनीतिक शासक है उसकी मूल अवधारणा है शक्ति और सत्ता। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, शक्ति और सत्ता, ये मूल अवधारणा है राजनीतिक शासक की। अगला प्रश्न है राजनीतिक शास्त्र में शासन व्यवस्था में अभिजन वर्ग में कौन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? राजनीतिक शास्त्र में शासन व्यवस्था के अंतर्गत अभिजन वर्ग में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो शासक वर्ग है वह राजनीतिक शास्त्र में शासन व्यवस्था अभिजन वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण है शासक वर्ग। अगला प्रश्न है कि यूनानी गणराज्य में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था थी? यूनानी गणराज्य में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था थी? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ए, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी यूनानी गणराज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शासक वर्ग को शासन व्यवस्था में किन अन्य नामों के रूप में देखा जाता है? शासक वर्ग को शासन व्यवस्था में किन अन्य नामों के रूप में देखा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन डी। शासक वर्ग को शासन व्यवस्था में अभिजन, कुलीन और सर्वाधिकारवादी, इन तीनों नामों से जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अभिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? अभिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा 17वीं सदी में। 17वीं सदी में अभिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में अभिजन शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में अभिजन शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया कब? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में अभिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1823 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अभिजन का विभाजन निम्न में से कौन हो सकता है? अभिजन का विभाजन निम्न में से कौन हो सकता है? तो देखिए, अभिजन का विभाजन होता है शासक अभिजन और अशासक अभिजन। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अभिजन का विभाजन हो सकता है शासक अभिजन के रूप में और अशासक अभिजन के रूप में। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पेरेटो के समस्त विचार का केंद्र बिंदु है। पेरेटो के समस्त विचार का केंद्र बिंदु है, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, शासक अभिजन। शासक अभिजन जो है वह पेरेटो के समस्त विचार का केंद्र बिंदु है, शासक अभिजन। अगला हमारा प्रश्न है कि मोस्का ने समाज के 2 वर्ग बताएं जिसमें शामिल हैं। तो मोस्का ने जो समाज के 2 वर्ग बतलाए थे उसमें सम्मिलित थे शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो ऑप्शन सी हमारा सी होगा, शासक वर्ग और शासित वर्ग। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है द रूलिंग इलिट
द रूलिंग इलिट रचना है? तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा मोस्का। मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग इलिट। द पावर इलाइट है, यह किसकी रचना है? तो जो द पावर इलाइट है यह रचना है सी राइट्स मिल की। ऑप्शन बी सही होगा हमारा, सी राइट्स मिल की रचना है द पावर इलाइट्स। ऑप्शन बी, सी राइट्स मिल्स की रचना है द पावर इलाइट। अगला है इलाइट एंड सोसाइटी। यह पुस्तक है इलाइट एंड सोसाइटी, जो पुस्तक है यह है टीबी बोटोमोर की। टीबी बोटोमोर की पुस्तक का नाम है इलिट एंड सोसाइटी। ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होता है 1972 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा सी होगा, 1972 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था किसको मताधिकार नहीं देती? कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है जो किसको मताधिकार नहीं देती? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राजनीतिक व्यवस्था जो मताधिकार नहीं देती, किसी भी कहीं की भी राजनीतिक व्यवस्था है जो मताधिकार नहीं देती बच्चों को, अपराधियों को और पागल व्यक्तियों को। ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो हमारा आंसर इसमें सी होता है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है उसके तहत भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की जो पदावधि है तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है या कार्यकाल है। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचन आयुक्त है वह हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो भारत में मत देने का अधिकार है वैधानिक अधिकार। ऑप्शन डी, वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है मत देने का अधिकार। अगला प्रश्न हमारा है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है विधिक अधिकार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? किस आम चुनाव में? नव युवकों द्वारा 8 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1989 में। ऑप्शन सी, 1989 में पहली बार नव युवकों जो कि 18 वर्ष के थे उनके द्वारा मताधिकार पहली बार दिया गया 1989 के आम चुनाव में। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब? केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए जो मतदान किया जाता है उसकी न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो मतदान करने की जो आयु 21 वर्ष थी उससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं राष्ट्रीय हित, विवाद, शक्ति व सहयोग। हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी, ये सभी। राष्ट्रीय हित, विवाद और शक्ति एवं सहयोग जो है यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न है आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए, आदर्शवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति पर बल देते हैं और संघर्ष पर बल देते हैं। तो हमारा सी होगा ऑप्शन सी, शक्ति और संघर्ष पर बल देते हैं आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने हेतु। तो ऑप्शन सी हमारा सी होगा, ए और बी दोनों, शक्ति और संघर्ष। अगला प्रश्न है आदर्शवादी सिद्धांत के विवादों को हल करने के लिए, आदर्शवादी सिद्धांत के विवादों को हल करने के लिए सहयोग पर बल देते हैं। जो आदर्शवादी हैं वह सिद्धांत के विवादों को हल करने के लिए सहयोग पर बल देते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वह आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि आदर्शवाद के विचार से निम्नलिखित में कौन से विद्वान संबंधित है। आदर्शवाद विचार से संबंधित कौन से विद्वान हैं आदर्शवाद से संबंधित? तो क्रांडरसेट जो हैं यह संबंधित है आदर्शवाद से, आदर्शवादी विचार से संबंधित है क्रांडरसेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शाखा आदर्शवादी सिद्धांत की है। इनमें से कौन सी शाखा है जो कि आदर्शवादी सिद्धांत की है? तो देखिए, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, ये जो दोनों शाखाएं हैं ये आदर्शवादी सिद्धांत की हैं। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। आदर्शवादी सिद्धांत की शाखा है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण और विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी मान्यताओं के संदर्भ में सही नहीं है। आदर्शवादी मान्यताओं के संदर्भ में कौन सा है जो कि सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी होगा, युद्ध, विषमता आदि के कारण मानव कल्याण, यह आदर्शवादी मान्यताओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, युद्ध, विषमता आदि के कारण मानव का कल्याण किया जाए यह संबंधित नहीं है आदर्शवादी मान्यताओं से। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित को यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। तो यथार्थवादी सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं मार्गेन थाऊ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि यथार्थवादी सिद्धांत के केंद्र बिंदु हैं। यथार्थवादी सिद्धांत की केंद्र बिंदु है, यथार्थवादी सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वह है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित जो है वह यथार्थवादी सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है राज्य व्यवस्था में जनसंख्या के क्या कर्तव्य होते हैं। राज्य व्यवस्था में जनसंख्या के क्या कर्तव्य होते हैं? तो राज्य व्यवस्था में जनसंख्या के कर्तव्य होते हैं, जनसंख्या जीवन की आवश्यकता स्वयं पूरी करने में समर्थ हो और नागरिक होने के नाते उनकी निष्ठा केंद्र में होनी आवश्यक हो। तो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था में किस तरह की सत्ता होती है। तो संघीय व्यवस्था में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रकार की सत्ता होती है, संघ सरकार और राज्य सरकार, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा है संघ और राज्य की सरकार सत्ता किसके द्वारा निर्धारित होती है। संघ और राज्य की सरकार में सत्ता जो है वह किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। संविधान द्वारा संघ और राज्य की सरकारों में सत्ता निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य के विकास में किन सेवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी राज्य के विकास में किन सेवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। कल्याणकारी राज्य में विकास में आवास एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार, परिवहन एवं संचार जैसे सेवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।